जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। देखो तो मेरी देवरानी कितनी सुंदर है। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। भाई मान गए, हमारे वरुण ने भी क्या किस्मत पाई है। अरे चांद का टुकड़ा मिल गया हमारे इस लंगूर को तो। खुद अदिति भी हंस रही थी, लेकिन दुल्हन बनी खड़ी वंशिका के चेहरे पर न कोई खुशी थी और न ही कोई उमंग। सारी रस्मों के बाद अदिति अपनी नई नवेली देवरानी वंशिका को घर के अंदर लाई और तभी, भाभी प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, वैसे मैं जेठानी हूँ तुम्हारी, तो बस आज पानी लाकर दे रही हूँ, समझ गई ना? सॉरी भाभी, वो मुझे अभी कुछ। तुम तो घबरा गई। अरे बाबा मजाक कर रही थी मैं तुमसे। थैंक गॉड भाभी, मुझे तो लगा कि आप मुझसे गुस्सा हो गई। मैं और गुस्सा? अरे मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता। हाँ लेकिन तुम मुझे जरूर थोड़ी गुस्से में लग रही हो। बताओ कोई बात है क्या? ना नहीं तो भाभी, वो मैं थोड़ा थक गई हूँ ना, तो बस इसीलिए शायद। फिर ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ, और सुनो किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना, ठीक है? ठीक है भाभी, थैंक यू। और फिर अदिति के जाते ही वंशिका ने एक लंबी सांस ली और पुरानी यादों में खो गई। चलो अब मैं बताती हूँ कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। देखो, उसके पास चाहे ढेर सारा पैसा हो ना हो, लेकिन वो इतना हैंडसम और गोरा होना चाहिए कि सारी लड़कियां उसे देखें और मुझसे जलें। वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम साथ चले ना तो लोग कहें कि ऊपर वाले ने क्या जोड़ी बनाकर भेजी है। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। पर पता नहीं कहाँ होगा मेरा राजकुमार, कब वो मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा। वरुण ने झिझकते हुए बात शुरू की, लेकिन घूंघट में बैठी वंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वरुण ने बड़ी हिम्मत करके फिर से बात करने की कोशिश की। तुम्हें घर तो ठीक लगा ना मेरा? इस बार भी वंशिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो वरुण हंसते हुए बोला, मैं भी ना कितना बड़ा पागल हूँ, समझ ही नहीं पाया कि दुल्हन शर्माती भी है, जरा इतराती भी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मैं इस शादी से बड़ी खुश हूँ? मुझे मेरी पसंद का राजकुमार मिल गया है क्या, जिसे देखकर मैं शर्माऊं इतराऊं? कभी आईने में ध्यान से शक्ल देखी है तुमने अपनी? कद्दू की शक्ल और ऊपर से रंग भी काला। सच में अगर पापा की जिद नहीं होती तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। वंशिका की बात सुनकर वरुण हैरान था। वो एकदम शांत था और उसकी सारी खुशी हवा हो गई थी। वो बस एक टक वंशिका को देखे जा रहा था और फिर, अब ऐसे क्या घूर रहे हो, सच कहा है मैंने। बेचारे वरुण ने ये सुनकर बगल में रखे सोफे पर जाकर लेट गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उधर वंशिका ने भी चादर तानी और लेट गई। पूरी रात ना तो वंशिका सोई और ना ही वरुण। और हीरो कैसा रहा सब? क्या कैसा रहा भाभी? ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं। भाभी खाना लगाओ ना, भूख लगी है। वैसे भैया कहाँ है? तुम्हारे भैया नहाने गए, आते ही होंगे। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जाओ तुम जाकर वंशिका को ले आओ। ठीक है भाभी। वो भाभी नाश्ते के लिए बुला रही हैं। वरुण की बात का वंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो उदास मन से आकर खाने की टेबल पर बैठ गया। तभी उसके बड़े भाई अमन ने उससे पूछा, अरे तू अकेला आ गया? वंशिका कहाँ है भाई? भैया वो तैयार हो रही है, आ जाएगी अभी। वरुण का इतना कहना ही था कि तभी वंशिका आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। अरे तू तो कह रहा था, खैर चलो नाश्ता शुरू करते हैं। सब लोगों ने नाश्ता करना शुरू किया। खाने के बीच में अदिति कभी वरुण को देखती तो कभी वंशिका को। वो दोनों बस अपनी प्लेट की तरफ ही देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अमन ऑफिस चला गया और वरुण वापस अपने कमरे में। तब अदिति ने वंशिका को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ वंशिका, नींद तो पूरी हुई ना, या फिर हमारे देवर जी ने सोने नहीं दिया पूरी रात? हाँ। अदिति को जिस बात का शक था वही हुआ। वंशिका अदिति की बात सुनकर अपने कमरे में चली गई और उसके कमरे में जाते ही वरुण बाहर आ गया। वरुण कुछ बात है ना, मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, सब ठीक है। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ वंशिका इस शादी से खुश तो है ना? अदिति की बात सुनकर वरुण की आंखों में आंसू छलक गए और उसने एक सांस में बीती रात की सारी कहानी बता दी। और फिर, तुम चिंता मत करो वरुण, इसमें ना तो तुम्हारी गलती है और ना ही वंशिका की, पर अब शादी हो गई है तो प्यार तो जगाना ही पड़ेगा। अब तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और फिलहाल रिलैक्स। अदिति ने अपने देवर को दिलासा दे दिया था, लेकिन अब उसके दिमाग के घोड़े फुल स्पीड से दौड़ रहे थे। फिर अगले दिन, वरुण सुनो, एक काम करो, वंशिका को जरा कहीं बाहर घुमा लाओ। ठीक है भाभी, जैसा आप कहो। मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? मेरे भोले चंद, बाइक से नहीं, उसे कार से लेकर जाओ। उनकी चिंता तुम मत करो,
ये लो कार की चाबी, जाओ और जाकर मौज करो। वरुण ने चाबी ली और अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर थोड़ी देर बाद वो वंशिका को कार में बिठाकर घुमाने ले गया। उधर घर में, अदिति यार, मेरी कार की चाबी कहाँ रख दी तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कहीं जा रहे हो? हाँ, वो सारे रिश्तेदारों को मिठाई के डिब्बे देकर आने थे ना। पर कार तो वरुण ले गया। अरे यार, अब मैं इतने सारे डिब्बे बाइक से कैसे लेकर जाऊंगा यार। प्लीज मैनेज कर लो ना, घर की नई बहू बाइक से जाती तो अच्छा लगता क्या? अदिति की बात सुनकर अमन चुप हो गया। ऐसे ही 2 दिन बाद, अदिति, वो मेरी नीली वाली शेरवानी कहाँ है? अरे वो ऑफिस के एक दोस्त की शादी है, सारे दोस्त ट्रेडिशनल लुक में आने वाले हैं, तो मैं भी। पर वो आपकी शेरवानी तो मैंने वरुण को दे दी। वो वंशिका के मामा के बेटे की शादी में वही शेरवानी पहन करके है। अब रुकिए, मैं अभी आपको कुर्ता पजामा निकाल कर लाती हूँ। जो कुर्ता पजामा अदिति ने लाकर दिया, असल में वो बहुत ही सिंपल था, जिसे देखकर अमन नाराज हो गया और अदिति को बातें सुनाकर गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन इस सब के बाद भी अदिति ने हार नहीं मानी और फिर, हाँ भाई हीरो, कुछ बात बनी क्या? पता नहीं भाभी, वो अभी भी ज्यादा बात नहीं करती है मुझसे। गुड, मतलब थोड़ी बहुत बात तो करती है ना। सब ठीक हो जाएगा वरुण बाबू, तुम चिंता मत करो। वरुण ने उम्मीद से भरी मुस्कान दी और वहां से चला गया। ऐसे कई महीने बीत गए और फिर एक दिन अमन, अदिति, वरुण और वंशिका एक रिश्तेदार के यहाँ शादी के फंक्शन में एक साथ गए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे कुछ लाइट लेकर आता हूँ। ये कहकर वरुण चाट स्टॉल्स की तरफ बढ़ा। तभी वंशिका ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वरुण से आकर बातें करने लगी। वंशिका ने उन्हें देखकर इग्नोर किया। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो दोनों आपस में खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे और अब तो वंशिका की नजरें उन दोनों पर ही टिक गईं। शर्म नहीं आती? एक गैर मर्द के साथ इतनी देर से खीखी खीखी कर रही है। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और बाय द वे, हो कौन तुम? मैं इनकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। जाओ, जाकर कहीं और अपनी अदाएं दिखाओ, समझी? इतना सुनते ही वहाँ एक खामोशी छा गई। तभी अदिति वहाँ आई और उसने धीरे से कहा, पर वंशिका, वरुण तो तुम्हें पसंद नहीं है ना, तो फिर उसे करने दो ना जो वो करता है। अपनी जेठानी की बात सुनकर वंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। सच ये था कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से वरुण ने वंशिका का ख्याल रखा, उसकी नाराजगी को झेलते हुए भी हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करता रहा। ये सब देखकर वंशिका का दिल भी पिघल चुका था और वो भी दिल ही दिल में वरुण को पसंद करने लगी। तभी अदिति ने वरुण को इशारा किया। अगले ही पल वंशिका खुद वरुण के गले लग गई। अब सब ठीक हो गया था, सभी खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी वरुण के चेहरे पर दिख रही थी। बिट्टू, रूही, दोनों इधर आओ। क्या मम्मी, खेलने दो ना, एक तो संडे मिलता है खेलने के लिए। चुप कर, और पहले तुम दोनों ये बताओ, मैं थाली में ये आटा निकाल कर गई थी, इसमें पानी किसने डाला? तू बता रूही, तूने ये खेल किया है ना? तूने ये सारे जग का पानी आटे में डाला है ना? बोल, सच बोल। नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अच्छा, तो ये सारा कांड इस खिड़की से हुआ है। मैं भी देखती हूँ ये सुनीता मुझसे कैसे बचती है। जाओ, तुम दोनों जाकर खेलो, मुझे खाना बनाना है। अनीता और सुनीता दोनों देवरानी जेठानी थे। अनीता बड़ी बहू थी और सुनीता छोटी बहू। दोनों के घर अलग थे, पर उनकी रसोई आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक ही दीवार पर बनी थी और इस रसोई की खिड़की दोनों की रसोई से मिली हुई थी। इस वजह से कोई भी चीज आर पार हो सकती थी। इसी बात का फायदा अनीता और सुनीता उठाती रहती थी। कभी अनीता सुनीता के काम को खराब करती, तो कभी सुनीता अनीता के काम को बिगाड़ देती। अक्सर ये दोनों के बीच इन्हीं बातों पर लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से दोनों की सास कमला बहुत परेशान रहती थी। अरे सुनीता, ये कैसी चाय बनाई है? चाय में चीनी की जगह नमक है। मुझे तो लगता है तुम चाय बनाना भूल गई हो। क्या कहा? चाय में नमक? मैंने चाय में चीनी डाली थी, दिखाओ मैं पीकर देखूं। सुनीता चाय पीकर देखती है तो वो भी एकदम से थूक देती है। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। आज तो मैं अनीता भाभी से सारा हिसाब किताब करके रहूंगी। अनीता भाभी, ओ अनीता भाभी, ये है कहाँ? अच्छा, तो आज रसोई में गोभी आलू की सब्जी बनाई जा रही है, अभी बताती हूँ इन्हें। सुनीता गैस की आंच बढ़ा देती है, जिससे कढ़ाई में बन रहे सारे गोभी आलू जल जाते हैं। अरे अनीता बहू, रसोई में कुछ बनने रखा था क्या? जलने की बदबू आ रही है। हाँ, गोभी आलू रखे थे, पर मैं तो धीमी आंच पर रखकर आई थी, देखती हूँ जाकर। अनीता रसोई में जाकर देखती है तो गैस की आंच बढ़ी हुई थी और गैस फुल पर थी। ये गैस को किसने तेज कर दिया? मैं तो हल्की आंच पर रख कर गई थी। ये जरूर सुनीता ने किया है। सुनीता, ये गैस तुमने तेज की है ना? हाँ, मैंने तेज की है। आपने भी तो मेरी चाय में नमक डाल दिया। अच्छा, तुमने भी मेरे आटे में पानी डाल दिया था।
और मैंने जो कल कढ़ी चावल बनाए थे, आपने मेरी कढ़ी में चीनी डाल दी थी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ था, पर मैं भी अब तक चुप रही। आज तो कर लिया, दोबारा मत करना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, हो गई शुरू दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने। पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सारे फसाद की जड़ ये खिड़की है। रमेश, मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ इस खिड़की को बंद करवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर ना ही तू मेरी सुनता है और ना ही वो मुकेश। माँ ठीक है, 1-2 दिन के काम निपट जाएं, फिर मैं किसी मजदूर को बुलाकर खिड़की बंद करवा दूंगा। अनीता और सुनीता दोनों की लड़ाई से घर में कलेश भी बढ़ते जा रहे थे। अगले 2-3 दिन तक बात फिर दब गई और इसी बीच फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। मैं जानती हूँ अनीता भाभी ने जानबूझकर छिपकली को डरा डरा कर मेरी तरफ भेजा है। वो जानती है कि मैं छिपकली से डर जाती हूँ। अरे, अब तुम दोनों छिपकली पर लड़ रही हो। छिपकली तो इधर उधर भागती रहती हैं, इस खिड़की से उस खिड़की से, इस दरवाजे से उस दरवाजे से। अब जानवरों को थोड़ी बांध सकती हो बहू। अब अपनी रसोई में छिपकली आई तो तुम्हारा मुंह खुल गया। उस दिन जब तुमने अपनी रसोई की गंदी अलमारी साफ की थी तो उसमें से जो चूहे भागकर मेरी रसोई में आए थे, तब तुम कहाँ थी? मैं भी बहुत सहन कर रही हूँ। अब आया सास को ज्यादा तेज गुस्सा और उसने दोनों बेटों को आवाज लगाई। बस, अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी। अब जो करना है मैं करूंगी। रमेश, मुकेश, अभी के अभी जाओ और एक मिस्त्री बुलाकर लाओ जो इस खिड़की को बंद कर दे। और फिर मिस्त्री को बुलाया गया और रसोई की खिड़की बंद कर दी गई। अब रसोई की खिड़की तो बंद हो गई, पर इससे अनीता और सुनीता परेशान हो गई, क्योंकि उन दोनों के पास मन लगाने के लिए कुछ भी तो नहीं था। दोनों के बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते, सास मंदिर कीर्तन चली जाती और दोनों के पति अपने अपने काम पर चले जाते। पीछे से दोनों अपने अपने कमरों में कभी बैठी तो कभी अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती। दोनों खिड़की की तरफ देखती तो खिड़की पर तो मिस्त्री सीमेंट लगाकर जा चुका था। दोनों थोड़ी उदास हो गई और शाम को दोनों सब्जी लेने के लिए एक साथ घर से बाहर निकली तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुनीता, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ जा रहे थे? मैं सब्जी मंडी जा रही थी। आज बिट्टू और रूही का मन था भिंडी खाने का, तो सोचा मंडी में ताजी भिंडी आई हुई होगी, वही बना लूंगी शाम को। अच्छा, मैं भी बस मटर पनीर लेने जा रही थी। आज बबलू और पिंकी मटर पनीर खाने की जिद कर रहे थे। अच्छा, चलो दोनों साथ चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मंडी जाती हैं, पर ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि दोनों ही झिझक रही थी। कुछ दिन पहले ही तो दोनों इतनी तगड़ी लड़ाई कर चुकी थी, इसलिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। दोनों अपने अपने घर लौट आती हैं। इधर अनीता भिंडी बनाने की तैयारी करती है, उधर सुनीता मटर पनीर बना रही थी। पर कुछ तो था, बिल्कुल सूखा सूखा, और वो था दोनों का एक दूसरे को ना देखना। मम्मी, चाची के घर से मटर पनीर की खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी इस भिंडी के साथ रोटी खाओ, कल मैं मटर पनीर बना दूंगी। मम्मी, भिंडी तो बबलू को भी बहुत पसंद है ना? वो आपके हाथ की भिंडी कितने शौक से खाता है। हाँ, खाता तो है। थोड़ी सी दे आऊं क्या? अगर मन है तो दे आओ। इधर सुनीता भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप तो बिट्टू भैया के लिए मटर पनीर लेकर जा रहे थे, अभी तक गए नहीं? हाँ, जा रही हूँ, देखती हूँ। सुनीता भी नहीं जानती थी कि अनीता भी उसे भिंडी देने आ रही है। जब दोनों अपना अपना दरवाजा खोलती हैं तो हैरान रह जाती हैं। सुनीता, तू? हाँ भाभी, वो बिट्टू को मटर पनीर पसंद है ना। मैं भी बबलू के लिए भिंडी लाई थी। बबलू को भिंडी अच्छी लगती है ना। एक दूसरे को भिंडी और मटर